आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर वन का ये चैप्टर 8 है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 7 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि चैप्टर 7 पढ़ा दिए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। आप कहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। तो चैप्टर 7 जो है वो बहुत ही छोटा चैप्टर था, तो उसमें ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। हम चैप्टर ही पढ़ा दिए कि आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो जितना भी उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप बना देंगे। और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र एक ही था, उसमें सिकंदर के आक्रमण और स्वरूपों का वर्णन करने वाला था। तो उसमें सिकंदर के आक्रमण और स्वरूप का आप वर्णन कर देंगे अगर चैप्टर अच्छा से चैप्टर 7 पढ़े हैं तो। एक बच्चा ने उसमें कमेंट किया था, एक बच्चा क्या कमेंट किया था कि सिकंदर जो वापस लौटा था ब्यास नदी के तट से, क्या कुछ ही कारणों की वजह से बस लौट गया था कि उसके सैनिकों को कुछ रोग हो गए थे, या उसके सैनिक बहुत अपने घर से दूर आगे आ चुके थे, या ब्यास नदी का जो जल स्तर बढ़ गया था, या ये भी कारण थे कि मगध की विशाल सेना के बारे में उन्होंने सुन रखा था। बस यही 3-4 कारणों की वजह से क्या सिकंदर अपनी सेना के साथ लौट गया। हाँ, यही कारण थे। देखिए, सिकंदर के पास विशाल सेना थी, लेकिन यही 3-4 जो कारण थे ना, ये बड़े बड़े कारण थे। आपको बस देखने में लग रहा है कि छोटा कारण था कि ये ब्यास नदी का जल स्तर का बढ़ना। जब नदियों का जल स्तर बढ़ता है ना तो नदी समुद्र बन जाता है। उसके बाद कैसे नदी को पार किया जाए, कितनी भी बड़ी आप सेना विशाल सेना रख ले, इस समय ना नदियों को पार करना, देखिए इस समय इतनी तकनीक है, बहुत कुछ है। तो बाढ़ आता है तो उसमें निपटने में कितना पैसा खर्च हो जाता है और कितने जो लोगों को लगना पड़ता है उस बाढ़ से निपटने के लिए, और तब भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक वैसे ही जब ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ने लगा तो आप कितना भी, उस समय तो सिकंदर की सेना थी, उसके उन लोगों के पास ज्यादा कुछ था भी नहीं बचाव के लिए। तो बताइए, इतना बढ़ता जल स्तर क्या वो कारण काफी नहीं था, या उनके सैनिकों को बहुत सारे रोग हो गए थे? क्योंकि मान लीजिए कभी तीर लगा, कभी कुछ लगा, कभी कोई घायल हो गया तो ठीक से उनको उपचार नहीं मिल पाया। जब उपचार नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, और रोग बढ़ता गया। और एक बात, वो लोग जो उसके सैनिक थे वो घर से काफी दूर आ चुके थे, जिसके कारण उनको घर वालों की याद आ रही थी। तो ये सारे कारण मिलाकर, और एक बात, मगध की विशाल सेना के बारे में उन्होंने सुन रखा था, ये सारे कारण मिलाकर उनको क्या करना पड़ा, वापस ब्यास नदी से लौटना पड़ा। देखिए, वो भारत में आ चुके थे, ये मत सोचिए कि भारत में नहीं आए थे। जब तक्षशिला और पंजाब पर जब आक्रमण कर दिए, तक्षशिला तो ऐसे ही आत्मसमर्पण कर दिया वहां का राजा आम भी, और पोरस जो था, पोरस युद्ध लड़ा लेकिन हार गया। तो ये सभी क्षेत्र उस समय भारत में ही आते थे। तो सिकंदर भारत में तो आ गया था, लेकिन पूरे भारत को जीत नहीं पाया। जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे ना तो और विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे, या नंद वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अब इसको शुरू करते हैं, मगध का उत्कर्ष। थोड़ा सा हम लोग पीछे आएंगे, क्योंकि वो जब आक्रमण हम लोग पढ़ रहे थे भारत पर, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ गए थे। अब थोड़ा सा और पीछे आते हैं, कहाँ पर, महाजनपद काल में आते हैं। जिस समय, क्योंकि वो चैप्टर इसलिए पढ़ते थे कि उस समय समझ में आया जब हम वो विदेशी आक्रमण पढ़ाए। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, जब हम महाजनपद काल के बारे में, कब, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात कर रहे हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, यानी कि 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात कर रहे हैं। उस समय से जो जनपद है वो बड़े होने लगे थे, महाजनपद का रूप लेने लगे थे, और ठीक ठाक इनकी मतलब उत्पत्ति होने लगी थी। उस समय कुल कितने महाजनपद थे? कुल 16 महाजनपद। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। और ये 16 महाजनपद की सूची कहाँ मिलती है? 2 चीजों में मिलती है, एक तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है और दूसरी भागवती सूत्र में मिलती है। ये 2 जगहों से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और जो 16 महाजनपद थे, एक था दक्षिण भारत में आस्मक महाजनपद, बाकी ये सब उत्तर भारत की तरफ इधर इस क्षेत्र में, बाकी ये इस क्षेत्र में, ऊपर के क्षेत्र में। ये कहाँ पर थे? ये ऊपर क्षेत्र में, इधर सारे महाजनपद थे। बाकी जो 15 महाजनपद थे, मात्र एक ही दक्षिण भारत में महाजनपद था जिसका नाम था आस्मक महाजनपद, जो कि गोदावरी के तट पर था। बाकी सारे 15 महाजनपद ऊपर वाले क्षेत्र में थे। अब एक और बात समझने की बात है कि मगध इतना बड़ा कैसे हो गया। यहाँ मगध महाजनपद एक छोटा सा हिस्सा में था। शुरुआत में इसकी राजधानी राजगिरी थी। शुरुआत में राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। लेकिन ये मगध महाजनपद में ऐसा क्या हुआ कि इतना छोटा महाजनपद बाकी सारे महाजनपदों को अपने कंट्रोल में ले लिया? ऐसा क्या हुआ? कुछ ही वर्षों के दौरान ऐसा इनके पास क्या हुआ? देखिए, जब 16 महाजनपद उत्पन्न हो रहे थे धीरे धीरे, सभी महाजनपद ना, सभी की शक्तियां लगभग बराबर थी।
सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सारे ये एक महाजनपद बाकी 15 महाजनपद को अपने अंदर समेट लिया। क्या किया? बाकी 15 महाजनपद को अपने अंदर समेट लिया। ऐसा क्या बात था? और सबसे ऊंचा हो गया। देखिए कई कारण थे। कोई भी कार्य होता है तो सबसे उसका कारण देखा जाता है। क्या क्या कारण थे कि 16 महाजनपद को अपने अंदर क्या कर लिए? समेट लिए। देखिए क्या क्या कारण थे। मगध। अब एक और बात आप पूछेंगे, मगध कहाँ था? मगध कौन से क्षेत्र को कहते हैं? तो देखिए कौन से क्षेत्र को कहते हैं। शुरू में मगध थोड़ा सा में था, थोड़ा सा में शुरू में मगध था। कौन कौन सा हिस्सा था इसमें? पटना वाला क्षेत्र था, गया वाला क्षेत्र था, पटना गया वाला और राजगिरी वाला क्षेत्र था, और थोड़ा बहुत नालंदा वाला क्षेत्र था। बस बिहार के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बिहार में ही मगध महाजनपद की शुरुआत यहीं से हुई थी। ये सारे क्षेत्र राजगिरी, नालंदा, पटना, ये सारे वाला जो क्षेत्र है ना, ये सारा क्षेत्र उस समय मगध था। इतना दूर में ही मगध उत्पन्न हुआ। लेकिन धीरे धीरे मगध का विस्तार होते ये पूरा मगध बन गया। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि मगध किसको आप मगध कहेंगे, तो किसको कहेंगे? सिर्फ बिहार वाले क्षेत्र में जो राजगिरी, नालंदा और गया, राजगिरी, नालंदा, गया और ये पटना वाला क्षेत्र को सिर्फ मगध कह देंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि धीरे धीरे ये मगध क्या हुआ, बड़ा होते होते यहाँ पर आ गया। तो ये बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि शुरुआती में महाजनपद जो मगध महाजनपद, बाकी जब महाजनपद जब उत्पन्न हो रहे थे, और तो मगध महाजनपद उस समय कहाँ कितना दूर में विस्तार था उसका? तो ये बता देंगे गया, राजगिरी वाला क्षेत्र, पटना वाला क्षेत्र, गया, राजगिरी, पटना और राजगिरी, ये गया, राजगिरी, पटना वाला ये जितने भी और नालंदा के कुछ क्षेत्र, ये सब मिलाकर क्या बन गए थे? क्या बनाया गया? तो उस समय मगध। लेकिन धीरे धीरे मगध का विस्तार होते होते ये क्या हो गया? पूरे मौर्य साम्राज्य आते आते ये पूरा कंट्रोल में आ गया। पूरा ये कंट्रोल में आ गया, मगध के ही पूरा कंट्रोल में आ गया था मौर्य साम्राज्य आते आते। ध्यान रखिएगा, उस समय जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं मगध के उत्कर्ष का कारण क्या था। आखिर मगध इतना बड़ा कैसे हुआ? और शुरुआत में मगध की राजधानी, प्रारंभ में हम पढ़ेंगे, जब हर एक वंश पढ़ेंगे ना तो सब पढ़ते जाएंगे कि कहाँ कहाँ मगध की राजधानी कैसे कैसे बदला। ये इस बात के आप टेंशन ना ले कि हम मगध की राजधानी शुरू में कहाँ थी, उसके बाद कहाँ बना, उसके बाद कहाँ बना। जब हम हर एक वंश से चालू करेंगे ना तो सब पूरे डिटेल में पढ़ते जाएंगे किस वंश के समय कहाँ कहाँ राजधानी बना। लेकिन प्रारंभ में समझ लीजिए, प्रारंभ में राजधानी जो थी वो थी राजगिरी। राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। ध्यान रखिएगा, राजगिरी प्रारंभ में मगध की राजधानी थी। अब थोड़ा सा कारण समझ लेते हैं, आखिर क्या कारण था कि मगध महाजनपद इतना ज्यादा विस्तृत हो पाया, बहुत ज्यादा विस्तृत। आखिर ये कैसे हुआ? तो देखिए, आर्थिक संपन्नता पहले देखेंगे। आर्थिक संपन्नता, इसकी आर्थिक संपन्नता बहुत ज्यादा थी। आर्थिक संपन्नता का मतलब आर्थिक आधार। अब आर्थिक समझते हैं, आर्थिक क्या होता है कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, मतलब लोगों को जीवन यापन के लिए किस चीज पर निर्भर रहना पड़ता है, वही आर्थिक स्थिति भी बोलते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति देखा जाएगा कि आपकी घर की अर्थव्यवस्था चल कैसे रही है, मतलब आपका जीवन यापन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर क्या था, मगध में आर्थिक संपन्नता शुरू से ही थी। अब आर्थिक संपन्नता किस किस रूप में थी? उपजाऊ भूमि बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर गंगा और सोन नदी, दोनों नदी का यहाँ पर समझ लीजिए, दोनों नदी यहाँ पर मिलती है, गंगा और सोन नदी। और आपको पता है कि गंगा के किनारे वाला जो भी क्षेत्र है या नदियों के किनारे वाले जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बहुत अधिक पाया जाता है। बिहार वाले क्षेत्र में भी आप जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी बहुत अधिक पाया जाता है। और आप कभी गए होंगे, पटना गए होंगे और गंगा के किनारे वाला क्षेत्र देखे होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि उसके किनारे बहुत ज़्यादा खेती होता है और जलोढ़ मिट्टी के कारण बहुत अच्छी फसलें होती है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उपजाऊ भूमि थी। क्या कारण था उपजाऊ भूमि का? क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक था। ध्यान रखिएगा। और पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह भी था। क्या था? चारागाह। गंगा के मैदानी भाग में घास भी बहुत अच्छा होते थे। तो लोग कृषि, उस समय का मुख्य पेशा क्या था? कृषि। अगर आप कृषि अच्छा कर लेते तो आपकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। इस समय की तरह नहीं कि व्यापार, सिर्फ व्यापार से ही, व्यापार उस समय भी होते थे, लेकिन इस समय क्या है, इस समय जो कृषि कर रहे हैं उनकी उतनी आय नहीं हो पा रही है, नहीं आय हो पा रही है। लेकिन यही जो बिजनेस कर रहे हैं, जो और भी काम कर रहे हैं, उनकी थोड़ा आय थोड़ा अधिक है। लेकिन उस समय क्या था, कृषि वाला जो आय था, जो कृषि करते थे या जो पशुपालन करते थे, इनकी आय बहुत अधिक हुआ करती थी, क्योंकि मुख्य पेशा इन लोगों का कृषि था, पशुपालन था। और ये दोनों के लिए, कृषि के लिए अधिक उपजाऊ भूमि मिल गई थी, पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह मिल गया था। अब आगे देखिए,
पर्याप्त इनको जंगल भी मिल गए थे। पर्याप्त जंगल कैसे मिले थे? अब जंगलों का क्या काम था? जंगलों से जो कीमती लकड़ियां होती थी व्यापार के लिए, व्यापारी भी थे ना। देखिए सिर्फ यहाँ पर कृषक ही नहीं थे, कृषक होने लगे थे, पशुपालक ये सब होने लगे थे, साथ में व्यापारी भी होने लगे थे जो इनके अनाजों को दूसरे जगहों पर दूसरे क्षेत्रों में ले जाकर बेचते हैं। और इसके लिए क्या करते थे, ये नदियों से भी होकर जाया करते थे। जैसे गंगा नदी के किनारे ये लोग रह रहे थे, गंगा नदी के किनारे रह रहे थे और नदियों से होकर ही नाव द्वारा किसी भी जगह पर, क्योंकि जो नदियां थी वो एक दूसरे से मिली हुई थी, तो मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में जाना है तो बहुत भारी सामान लाद कर लेकर जाना है तो क्या करते थे, ये बात हम ये बताएंगे जब हर्यक वंश पढ़ाएंगे, मौर्य वंश पढ़ाएंगे, तो उस समय का व्यापार कैसे होता था। क्या होता था, नदियों किनारे नाव पर लाद दिया जाए और नाव पर लाद कर और किसी भी जगह पर लेकर जाया जाए। वो नदी एक दूसरे से मिली हुई होती है। मान लीजिए कहीं पर भी लेकर जाना है, यहाँ से इधर वाले क्षेत्र में लेकर जाना है, इधर वाले क्षेत्र में या कहीं पर भी लेकर जाना है, तो नदियों से अधिक आसान होता था। लेकिन हाँ, कुछ व्यापार जो होते थे, व्यापार का जो भारी सामान अगर लेकर जाना होता तो नदियों से भी होकर जाया जाता था। और कुछ व्यापार का हिस्सा स्थल मार्ग द्वारा भी होता था। ऐसा नहीं कि स्थल मार्ग द्वारा बिल्कुल नहीं, स्थल मार्ग द्वारा भी होता था। लेकिन देखिए स्थल मार्ग में दो तीन दिक्कतें थी। क्या क्या दिक्कत था? अच्छी सड़कें होनी चाहिए, और मान लीजिए बीच में पहाड़ आ गया या कुछ और आ गया, कोई झरना आ गया, कोई नदी आ गया, पुल नहीं है नदी पर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अधिकतर जो व्यापार उस समय शुरू किया गया था, कैसे, नदियों द्वारा ही शुरू किया गया था। नदियों में अच्छा जलस्तर होता था, नदियों का जलस्तर कम नहीं था, अच्छा जलस्तर था, सब ठीक ठाक था। तो अब पर्याप्त जंगल होने के कारण इनकी लकड़ी मिल जाती थी, अच्छे नाव बन जाते थे, कीमती लकड़ियां मिल जाती थी, और जंगलों को और ज्यादा साफ करके खेती योग्य भूमि भी बना लेते थे ये। अब उसके बाद पानी की उपलब्धता अच्छी थी। खेती करने के लिए क्या चाहिए आपको? पानी चाहिए। खेती करने के लिए पानी चाहिए। पानी की उपलब्धता, अब नदी है तो पानी नहीं मिलेगा, पानी की एकदम भरपूर उपलब्धता, ध्यान रखिएगा। जंगलों से उपयोगी पशु इनको मिल जाते थे। मान लीजिए उपयोगी पशु, अब उपयोगी पशु में क्या, राजा अब युद्ध लड़ने लगे थे। अब आर्थिक संपन्न क्या हुआ था, राजा होने लगे थे ना, और राजा एक दूसरे पर, राजा का काम ही क्या होता था, युद्ध लड़ना, दूसरे पर आक्रमण करते थे। तो दूसरे पर आक्रमण करते थे, जब मान लीजिए दूसरे पर आक्रमण करेंगे तो उपयोगी पशु जैसे हाथी पर्याप्त मात्रा में, ध्यान रखिएगा इन जंगलों में हाथियों की पर्याप्त मात्रा थी, और अधिक लकड़ी मिल जाने के कारण रथ भी अच्छे बनाए जाने लगे थे। और साथ में यहाँ पर लौह खनिज जो था, लोहे की मात्रा भी मिल जाती थी, ध्यान रखिएगा। और लोहा मिलने से ये यहाँ के जो कृषक थे, कृषि वाले क्षेत्र में तो परिवर्तन आया ही, बहुत बेहतरीन परिवर्तन आया, उससे अलग अलग औजार बनाए जाने लगे। साथ में ही यहाँ के राजा जो थे, राजा का हथियार और ज्यादा ताकतवर बनाया जाने लगा। तो जिस पर भी आक्रमण करते थे, समझ लीजिए इधर लोहा ये लोग रखे थे, लोहा से अच्छे अच्छे हथियार बनाते थे, तो इनकी आक्रमण जो थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती थी, किसी पर भी आक्रमण करते थे, जीत जाते थे। और देखिए सिर्फ आक्रमण से ही नहीं जीतते थे, और भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण ये कोई भी महाजनपद पर को अपने में मिला लेते थे। ये हम जब हर्यक वंश पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। तो ये सारे कारण थे आर्थिक संपन्नता के। बताइए क्या नहीं है, सब कुछ तो है। जब सब कुछ है तो काहे नहीं ऊपर बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं यहाँ पर आर्थिक संपन्नता की बात करो। अब योग्य शासक, अब ये सब तो ठीक है, ये सब रहे, लेकिन अगर शासक ही योग्य ना रहे, अगर शासक ही ना चाहे कि हम अपने महाजनपद को आगे बढ़ाएं, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? ये सब हो सकता है, होने से भी क्या होगा अगर शासक अच्छा ना रहते। लेकिन यहाँ पर शासक भी अच्छे मिल गए। हर्यक वंश का बिंबिसार बहुत अच्छा शासक था। ये आगे शिशुनाग वंश में भी अच्छे शासक हुए। नंद वंश में भी देखिए धनानंद जो था वो थोड़ा सा धनानंद जो था वो अपने मतलब घमंड से ये थोड़ा सा उसमें था, और वो जनता पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन उससे पहले महापद्मनंद जो था, जो नंद वंश का संस्थापक था, वो ठीक ठाक मगध को आगे बढ़ाया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मौर्य वंश आया, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार तो ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं पाए। लेकिन हाँ, उनके बाद जो सम्राट अशोक, उन्होंने ये मगध के क्षेत्र को और ज्यादा विस्तृत किया, ध्यान रखिएगा। तो ये अलग अलग और योग्य शासकों के होने की वजह से मगध भी और ज्यादा विस्तृत हो पाया। इन सारे संसाधनों का अच्छा से संरक्षण हो पाया और सारे संसाधनों का अच्छा से उपयोग हो पाया। जब हम सारे वंश के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में करके पढ़ेंगे, तो अच्छा से इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे। कमजोर पड़ोसी जनपद, जो महाजनपद, कमजोर पड़ोसी महाजनपद, जो आसपास के महाजनपद थे वो ठीक ठाक कमजोर थे। जैसे वहीं पर अंग महाजनपद था, तो ये शुरू में ही अंग महाजनपद को थोड़े ही दिन में युद्ध करके मिला लिया गया, अंग महाजनपद हो गया। या देखिए इनको
पास में वैशाली को हराने में काफ़ी दिक्कत हुआ था, वैशाली को हराने में काफ़ी दिक्कत हुआ, लेकिन आसपास के और भी छोटे छोटे जो महाजनपद थे उनको बहुत जल्द ही मिला लिए थे ये। तो ये भी एक कारण था इनको आगे बढ़ने का। और साथ में विदेशी आक्रमण का ना होना, जल्द यहाँ पर कोई विदेशी आक्रमण होता ही नहीं था। देखिए अब कैसे नहीं, इधर तो समुद्र ही है, इधर समुद्र है, इधर से ये सब पहाड़ है, इधर कोई आक्रमण, इधर से भी पहाड़ है, कोई आक्रमण करेगा नहीं। और इधर से जो भी आते थे आक्रमणकारी इधर से आते थे, जब इधर से आते थे तो भारत में ये इधर आते आते इन लोगों को, यहीं पर आते आते इन लोगों का क्या हो जाता था, या तो ये हार जाते थे, ये हिम्मत हार जाते थे, कुछ भी हो जाता था। जैसे शुरू में अगर बात करें कि जो ईरानी शासक आए थे, ईरानी यहाँ इधर से, तो यहीं पर ये लोग ईरानी यहीं पर रह गए थे। और जब सिकंदर भी आए तो ब्यास नदी के तट पर इधर ही रह गया, इधर ही से वापस लौट गया। अब यही अगर मगध महाजनपद यहाँ ना होकर अगर यहाँ होता तो बार बार इस पर हमले होते ना, बार बार जब बार बार हमले, राजा बार बार विदेशी आक्रमण के लिए अलग तैयार रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा धन की क्षति होगी, तो इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर होने के कारण कोई भी विदेशी आक्रमण हो ही नहीं पाता था। जब तक विदेशी आक्रमण हो तब तक ये राजा पूरी तरह से क्या हो जाता था, तैयार हो जाता था, एकदम तैयार हो जाता था। तो फिर इसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। और बहुत कम ही विदेशी आक्रमण हुए इधर, और जो हुए एकदम भारत के अंदर तब आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए ये विदेशी आक्रमणों का ना होने की वजह से भी ये जो महाजनपद था वो ज़्यादा विस्तृत हो पाया। अब थोड़ा महाजनपद के बारे में चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस महाजनपद के शुरू में राजा कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बात समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बृहद्रथ को माना जाता है, बृहद्रथ को सबसे, बृहद्रथ वंश भी था, ध्यान रखिएगा। बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। बृहद्रथ वंश की स्थापना किसने किया था, बृहद्रथ ने किया था। और इसका जो राजा था बृहद्रथ ही था, सबसे पहला राजा कौन था, बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ ने किया था, बृहद्रथ। इसके बाद बृहद्रथ के बाद इसमें एक और योग्य शासक माना जाता है, जारासंग इसमें शासक हुआ। और ये माना जाता है कि जारासंग जब शासक था, देखिए जारासंग का अखाड़ा अभी भी राजगीर में देखने के लिए मिलता है, ध्यान रखिएगा। राजगीर में जारासंग का अखाड़ा का प्रमाण अभी भी मिलता है। तो जारासंग जो था वो जारासंग ने क्या किया था, 40,000 राजाओं को, 40,000, ये कथाओं के अनुसार माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जारासंग और भीम का युद्ध हुआ था, ये भी समझ लीजिए। भीम का युद्ध, जारासंग और भीम दोनों का युद्ध हुआ था। क्या था समझिए, जारासंग ने ये 40,000 राजाओं को ये बंदी कैसे बनाया, जारासंग ने 40,000 राजाओं को बंदी बना लिया। इसके कारण जारासंग और भीम के बीच युद्ध हुआ। अगर आप महाभारत देखे होंगे तो शायद जानते भी होंगे, जारासंग और भीम के बीच युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो युद्ध में क्या हुआ, ये भीम ने जारासंग को तो हरा दिया, लेकिन ये 40,000 राजाओं का पता नहीं लग पाया ये कहां पर है। और 40,000 राजाओं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 40,000 राजाओं की मृत्यु होने के बाद अब इस बात के पश्चाताप करना है ना, तो इस बात का पश्चाताप करने के लिए राजगिरी में हर 3 साल पर मालेमास का मेला लगता है। किसका मेला लगता है, 1 महीने के लिए। आप शायद जानते भी होंगे, मालेमास का मेला लगता है हर 3 साल पर 1 महीने के लिए। माना जाता है कि सारे देवी देवता उस समय धरती पर आते हैं और इस बात का प्रायश्चित करते हैं कि 40,000 राजाओं को नहीं बचा पाए, 40,000 राजाओं को क्या किए, नहीं बचा पाए। तो यही जारासंग और भीम के बीच युद्ध हुआ था, ये कथाओं में मिलता है। लेकिन जारासंग का अगर अखाड़ा देखना है ना, एक्चुअल अखाड़ा मिलता है, प्रमाण है जारासंग का अखाड़ा का, तो राजगिरी में आपको जारासंग का अखाड़ा का प्रमाण मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं जारासंग का अखाड़ा, ध्यान रखिएगा। जारासंग का अखाड़ा का प्रमाण मिलेगा। लेकिन ये मालेमास का मेला 3 साल पर 1 महीने के लिए लगता है राजगिरी में। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं। तो हो गया पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है। अब ऐतिहासिक रूप से कब माना जाता है, अब जारासंग के बाद कई शासक हुए। अब ऐतिहासिक रूप से सबसे पहला जो वंश मगध पर माना जाता है वो हर्यक वंश के माना जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला वंश किस वंश को माना जाता है, हर्यक वंश को माना जाता है। तो अब हम लोग ये तो मगध का उत्कर्ष पढ़ लिए, अब इसी में हम लोग आगे हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे और यही सब चालू हो जाएगा हर्यक वंश। और हर्यक वंश को पूरा डिटेल में अच्छा से एकदम पढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।